नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 के आज के हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम आज आए हुए रिलायबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे एनीमिया इस बीमारी के बारे में, जिसकी जानकारी हमें देंगे डॉक्टर सचिन जिपकाटे। तो सबसे पहले डॉक्टर सचिन जिपकाटे का इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है फिर से एक बार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन जिपकाटे, डायरेक्टर रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा, नागपुर। आज का हमारा जो विषय वो है एनीमिया। तो आइए जानते हैं कि एनीमिया बीमारी कैसे होती है। तो सर, मुझे बताइए कि एनीमिया बीमारी ये एक गंभीर बीमारी है या एक आम बीमारी है? ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। अनीमिया का मतलब सादे शब्दों में शरीर में खून की कमी। ठीक, इंडियन पॉपुलेशन में ये बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स या लेडीज़ में, क्योंकि वो एक तो अपने डाइट पे बराबर से ध्यान नहीं देती है। खाना भी अगर घर की लेडी खाती है तो वो सबका खाना होने के बाद खाती है, और फिर उसके तरफ खुद का नेगलेक्ट रहता है, क्योंकि परिवार के बाकी लोगों का ध्यान उसको ज़्यादा देना पड़ता है, तो खुद की सेहत की तरफ कम ध्यान देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि बाकियों का अच्छा होगा तो मैं अपने आप ठीक रहूँगी। वो एक गलत फहमी है। दूसरा, जो अभी भी आहार हमारे बच्चों को मिल रहा है, उसके वजह से भी पोषक तत्व बराबर नहीं मिलते हैं, और इसके वजह से खून की कमी होती है। तो एनीमिया बीमारी ये कब और कैसे होती है? अनीमिया बीमारी एकदम से नहीं होती है। एकदम से होने वाले कारण में किसी को ब्लीडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, जैसे महामारी के वक्त बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। सेकंड, किसी को पाइल्स का या फिशर का प्रॉब्लम है जिसमें खून जाता है। थर्ड, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया या किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो उसके वजह से अचानक से ये खून कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए कारण अलग रहते हैं और जिसका ट्रीटमेंट खून चढ़ाना रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम ये ग्रेजुअल बीमारी है। इनिशियली इसके कुछ सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसके सिम्टम्स दिखते जाएंगे। तो इसमें मतलब एनीमिया बीमारी में प्रकार कितने होते हैं? अनीमिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन मतलब एक कंजेनिटल बीमारी रहती है, जो हमारे बचपन से या पैदा होते से हमारे साथ लगी पड़ी रहती है। दूसरी है, जैसे हम ग्रो होते हैं, एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बोलते हैं और कंजेनिटल बीमारियाँ बोलते हैं। कंजेनिटल बीमारियों में हमारे एरिया में जो बहुत कॉमन है वो सिकल सेल डिसीज़, थैलेसीमिया माइनर या मेजर, जिसके वजह से अंदर ही खून टूट जाता है। खून टूटने के वजह से शरीर में खून का प्रवाह मतलब खून की मात्रा कम हो जाती है, और ये हमारे पट्टे में नॉर्मली देखा जाता है, क्योंकि जो कंसैंग्विनियल मैरिज बोलते हैं, यानी परिवार में शादी होना, रिश्तेदारी में शादी होना, उसके वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट, न्यू बुद्धिस्ट, तेली कम्युनिटीज़, इनमें ये ज़्यादा देखी जाती है। तो जहाँ पे, और मुस्लिम्स, जैसे मामा की लड़की के साथ शादी कर लिया या बुआ की लड़की के साथ शादी कर लिया, तो जो बीमारी फैमिली में है, अनुवांशिकता, वो फैलती है। दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे कॉमन कॉज इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हाँ, पर हमारा आहार बराबर नहीं है तो इसके वजह से भी अनीमिया होगा, और जो 99.99% फीमेल्स में रहता ही रहता है। तो इसमें मतलब ऐसे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है वो ज़्यादा प्रभावित होता है? शरीर के सारे अंग प्रभावित होते हैं, क्योंकि खून हर जगह जाता है। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं, थकान महसूस होना, वीकनेस होना, जल्दी थक जाना, या फटीगेबिलिटी जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा भी काम किए तो थक जाते हैं। काम में इंटरेस्ट नहीं लेना, बच्चों में नॉर्मली पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं आता, या जो भी पढ़ते हैं वो रिटेन नहीं होता है। इसी का वजह है क्योंकि इनएप्रोप्रिएट ब्लड सप्लाई रहता है। इनएप्रोप्रिएट का मतलब जितने मात्रा में खून ने ब्रेन को सप्लाई करना चाहिए या फूड सप्लाई करना चाहिए, वो उससे कम मात्रा में होता है। ऑक्सीजन का प्रमाण जो भी सप्लाई होना है वो कम होता है। वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, 4-6 महीने, साल भर में इसके सिम्टम्स हमको धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखते हैं, एकदम से नहीं दिखते। तो अगर कोई एनीमिक हो तो उसको खाने में किस चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और क्या खाना चाहिए? परहेज़ नहीं बोलेंगे हम इसको, खाने में सब कुछ खाना चाहिए। मोस्ट कॉमन चीज़ अनीमिया में जो न्यूट्रिशनली देखी जाती है वो आयरन डेफिशिएंसी, यानी लोह तत्व की कमी। दूसरा है B12 डेफिशिएंसी, यानी कि B12 जो खून के कोशिकाएं बनाने में इम्पॉर्टेंट रहता है, उसका DNA स्ट्रक्चर बनाने में, उसकी कमी होती है।
तो लोह तत्व हमें खाने से मिलता है, जैसे हरा सब्जी हो गया, बीटरूट हो गया, लाल प्रकार के जो भी फ्रूट्स है उसमें से हमको लोह तत्व मिलता है। पहले के ज़माने में लोहे के कढ़ाई पे या लोहे के तवे पे खाना पकाते थे, तो उसमें से भी खाने में लोह तत्व जाता था। अभी वो सब बंद हो गया है मोस्टली, अभी सब नॉन स्टिक वाला कार्यक्रम आ गया। नॉन स्टिक के वजह से जो लोह तत्व मिलना चाहिए वो खाने में आता नहीं है। तवे में या रोटी में जो भी चिपकना चाहिए वो भी नहीं चिपकता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी कमतरता होती है। दूसरा एक B12 डेफिशिएंसी है। B12 नॉर्मली हमें एनिमल प्रोटीन्स मतलब इसका एनिमल्स प्रोटीन्स में ही मिलता है। वेजिटेरियन सोर्स बहुत कम है, दही में है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है कि हमारा शरीर उसको पूरेपूर यूटिलाइज कर सके। तो B12 जो भी शाकाहारी लोग हैं उनमें B12 का डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली दिखता है। जी, तो बच्चों में अगर आयरन की कमी हो तो उनको पूरा करने के लिए उनको किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट डाइट है, जंक फूड बंद करो और नॉर्मल सब्जियां खाने लगा बच्चों के लिए, जो आजकल के बच्चे नहीं खाते। या तो दाल चावल खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, घी रोटी खाएंगे, लेकिन सब्जी को हाथ नहीं लगाएंगे। इसके वजह से अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एटलीस्ट सिटी में जो भी रह रहे हैं उनके बच्चे बराबर से सब्जी वगैरह नहीं खाते। गांव में एटलीस्ट फिर भी और कोई पर्याय नहीं रहता है तो खा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी न्यूट्रिशनल एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, इसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसकी मात्रा ज़्यादा ही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी के बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। जी, तो एनीमिक अगर हो गए है या फिर एनीमिया है तो उसको कैसे पहचानेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट एक तो बॉडी स्ट्रक्चर, हाँ नहीं बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, सफ़ेद दिखेगा, पेल जिसको बोलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल खून रहता है वो 12 से 15 ग्राम चाहिए हीमोग्लोबिन। अगर उससे कम हो गया तो हम किसी को लगता है कि वो गोरा हो गया है, नॉर्मल कलर से फीका पड़ जाता है। दूसरा थकान आती है, थोड़ा भी काम करने पे मन नहीं लगेगा कोई काम करने में। बैक पेन होता है, लेग्स में पेन होता है थोड़ा भी चलने पे या ये करने पे। थोड़ा जो रूटीन काम करते हैं, जैसे खाना पकाते पकाते भी थक जाते हैं, जो नॉर्मली पहले नहीं होता था। या बच्चे खेलते खेलते 2 मिनट खेलेंगे, 3 मिनट खेलेंगे, रुक जाएंगे, थक जाएंगे, ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि आपने एक बार अपना हीमोग्लोबिन चेक कर लेना चाहिए। जी, तो एनीमिया इस बीमारी में अगर दवाइयाँ लेनी है तो क्या आयुर्वेदिक या एलोपैथी या होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? आयुर्वेदिक का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एनीमिया जो होता है आयरन डेफिशिएंसी है, ट्रीटमेंट लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आहार। आहार ही एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। अगर आपका आहार इम्प्रूव होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एनीमिया ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ हर जगह मुबलक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आयरन की टैबलेट मिलती है, B12 के इंजेक्शंस मिलते हैं, वो रूटीनली बांटे जाते हैं बच्चों में भी, स्कूल में भी, मिड डे मील प्रोग्राम के द्वारा और इसके द्वारा, लेकिन हर कोई लेता नहीं है। तो हमें देखना है कि जब बच्चों को दिया जाता है तो वो प्रॉपरली ले रहे हैं, और उसके वजह से होने वाले जो न लेने के वजह से जो साइड इफ़ेक्ट है वो अपने आप कम हो जाएंगे। अगर जो एनीमिक है या फिर जिनको एनीमिया नहीं भी हुआ है तो क्या वो इंजेक्शन ले सकते हैं B12 का? हाँ ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लेने से कुछ फ़ायदा होगा इज़ नॉट अ थिंग। हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका सही में B12 लेवल कम है। अगर वो हिसाब से अगर कम है तो हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। बिना चेक किए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अननेसेसरीली, क्योंकि ओरल फॉर्म में B12 कम अवेलेबल है, जो भी है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना चाहिए। जी, अगर एनीमिया अगर हुआ है तो कितने लेवल तक जाकर ये डेंजरस हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो? नॉर्मली इसके क्लासिफिकेशन है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड यानी 10 तक बोलेंगे, मॉडरेट यानी 8 से 10, और उससे नीचे 7 बोले तो सीवियर एनीमिया। आजकल हम देखते हैं कुछ फीमेल्स में 5, 3, 4 ये लेवल तक भी ब्लड कम हो जाता है, और वो तब डेंजरस लेवल अचीव कर लेता है, क्योंकि इससे हार्ट पे भी असर होता है, दिमाग पे भी असर होता है, किडनी पे भी असर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, खून बराबर ना मिलने की वजह से इन सारे ऑर्गन्स पे असर पड़ेगा और तकलीफ़ देगा।
और कभी कभी जो लोग ध्यान नहीं देंगे उनकी जान भी जा सकती है इसकी वजह से। जी, इसके अलावा आपको दर्शकों को कुछ मैसेज देना है? सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपना डाइट का ख्याल रखिए। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, बच्चों में दिखे, आपके माँ बाप में दिखे, बूढ़ों में दिखे, तो प्लीज़ पहले जांच करवा लीजिए। जांच करवा के अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ले, अपने हिसाब से कुछ भी ना करें। और डाइट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है। बचपन से ही बच्चों को सिखाना है कि लीफी वेजिटेबल्स खाना है, कोई भी सब्ज़ी खाना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के थ्रू हमें लोह तत्व मिलेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि आप घर पे जो बर्तन है नॉन स्टिक छोड़ के पुराने तरीक़ों पे आइए। लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा, इसका इस्तेमाल कीजिए। जी, थैंक यू डॉक्टर, अपने एनीमिया इस बीमारी पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। अगर आप या आपके बच्चे को अगर एनीमिया बीमारी होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एनीमिया बीमारी जो होती है वो आयरन की कमी की वजह से होती है, अगर आपको कुछ लक्षण या फिर संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकती है। आप रिलायबल हॉस्पिटल में आके डॉक्टर सचिन जिबकाटे से भी सलाह ले सकती है। काफ़ी अच्छी तरीके से वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप देख रहे महान्यूज़ 7 अगले और इसी ही एक गंभीर विषय पर हम आपसे जल्दी मिलेंगे। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। We are always for your health care। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।